CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 15 है। शीर्षक प्रकाश। पृष्ठ 184। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए जाना होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों यानी हेडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य महसूस किया होगा, जैसा कि चित्र 15.1 भाग ए में दिया गया है। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को जाना जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन यानी एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी जाना होगा, जैसा कि चित्र 15.1 भाग बी में दिया गया है। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? यहाँ पृष्ठ 184 पर दो चित्र दिए गए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए में रेल इंजन का अग्रदीप दिया गया है और भाग बी में लाइट हाउस का चित्र दिया गया है। ये चित्र 15.1 जिसमें प्रकाश के किरण पुंज को दिया गया है। 15.1 प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ यानी ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से जाना था, जैसा कि चित्र 15.2 में दिया हुआ है। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं जान पाया था। यह क्रियाकलाप बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ यानी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? पृष्ठ 185। यहाँ पृष्ठ 185 पर चित्र 15.2 दिया गया है। इसे दो भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। ये चित्र एक मोमबत्ती की ओर ए सीधे तथा बी मुड़े हुए पाइप से क्रियाकलाप को करते हुए दिया गया है। 15.2 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन पाया है, जैसा कि चित्र 15.3 में दिया गया है? यहां पृष्ठ 185 पर चित्र 15.3 दिया गया है। इसमें जल में वस्तुओं का परावर्तन होता दिया गया है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का ये परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन बताकर मूर्ख बनाया था, जैसा कि चित्र 15.4 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 185 पर चित्र 15.4 में कुएं के पानी द्वारा परावर्तन दिया गया है। पृष्ठ 186। आइए उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.1 एक टॉर्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 15.5 में बताए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झिर्रियां
यानी स्लिट बनी हों। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए, जैसा कि चित्र 15.5 में दिया गया है। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश बताई दे, पता लगे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए, जैसा कि चित्र 15.5 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 186 पर चित्र 15.5 दिया गया है। इसमें एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन बताया गया है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन पाते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में महसूस कीजिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां समझ में आती हैं? ये झिर्रियों का प्रतिबिंब है। पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बूझों का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। क्या आप उससे सहमत हैं? ये क्रियाकलाप बताता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्रियाकलाप 15.2। यहां पृष्ठ 186 पर क्रियाकलाप 15.2 में एक चेतावनी दी गई है। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, जैसा कि चित्र 15.6 में दिया गया है। यहां मोमबत्ती किसी बिंब यानी वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को समझिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर समझ में आ रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप यानी साइज का जान पड़ता है। पृष्ठ 187। यहाँ पृष्ठ 187 पर चित्र 15.6 दिया गया है। इस चित्र में समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिया गया है। बूझों ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप समझेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 15.3। शतरंज का एक बोर्ड यानी चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल, शार्पनर रखिए।
जैसा कि चित्र 15.7 में किया गया है। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? यहाँ पृष्ठ 187 पर चित्र 15.7 दिया गया है। इस चित्र में समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करना बताया गया है। आप जानेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर या चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। पहेली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। 15.3 दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब पाते हैं तो क्या ये ठीक आपके ही जैसा होता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। पृष्ठ 188 क्रियाकलाप 15.4। यहाँ पृष्ठ 188 पर चित्र 15.8 दिया गया है। इस चित्र में प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को जानिए। अपने दक्षिण यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? जैसा कि चित्र 15.8 में दिया गया है। अब अपने वाम यानी बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक समझिए। आप जानेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम जान पड़ता है तथा वाम दक्षिण जान पड़ता है। बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन यानी एम्बुलेंस को पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी साइड में ही ये अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा यानी ऊपर का भाग नीचे नहीं होता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। ये दर्पण में कैसा लगता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में पढ़ते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दें। आपने समझा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यहां पृष्ठ 188 पर चित्र 15.9 दिया हुआ है। इस चित्र में एक रोगी वाहन का चित्र दिया गया है जिस पर एक अलग अंदाज से एम्बुलेंस लिखा हुआ है। पृष्ठ 189 15.4 गोलीय दर्पणों से खेल। पहेली तथा बूझो सायंकाल भोजन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब जाना। अरे, ये प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब स्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके जाना। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब जान पा रही हूं। यद्यपि ये साइज में छोटा है, ये चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है।
आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब जानने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 15.5 स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें जानिए तथा इसे समझिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब जान पाते हैं? जैसा कि चित्र 15.10 में दिया गया है। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में जाना था, क्या ये प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? यहां पृष्ठ 189 पर चित्र 15.10 दिया गया है। इसमें चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब बताया गया है। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब जानिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा मालूम हो। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं, तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब जान पाएं, जैसा कि चित्र 15.11 में दिया गया है। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। यहाँ पृष्ठ 189 पर चित्र 15.11 दिया गया है। ये चित्र चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का है। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जैसा कि चित्र 15.12 में दिया गया है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। यहां पृष्ठ 189 पर चित्र 15.12 भाग ए में अवतल तथा भाग बी में उत्तल दर्पण दिए गए हैं। इन अलग अलग दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंकित किया गया है। पृष्ठ 190 अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए, जैसा कि चित्र 15.13 भाग 1 में दिया गया है। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है, जैसा कि चित्र 15.13 भाग बी में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 190 पर चित्र 15.13 दिया गया है। ये चित्र गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। इसे दो भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। ए में अवतल पृष्ठ और बी में उत्तल पृष्ठ को दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए जानें कि क्या ये अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। क्रियाकलाप 15.6 यहां पृष्ठ 190 पर क्रियाकलाप 15.6 में एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी में लिखा है, क्रियाकलाप 15.6 सूर्य के प्रकाश में किया जाना है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत जानिए, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर जान सकते हैं। अब एक अवतल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे यानी समायोजित कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण यानी स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए, जैसा कि चित्र 15.14 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 190 पर
चित्र 15.14 दिया गया है। इसमें अवतल दर्पण सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये क्रियाकलाप करते हुए दिया गया है। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? ये चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब पर्दे यानी कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.7 अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में बताए गए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड यानी कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है, पर लगाइए। गत्ते की किसी शीट लगभग 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पृष्ठ 191। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? इसे चित्र 15.16 में बताया गया है। पृष्ठ 191 पर चित्र 15.15 व चित्र 15.16 दिए गए हैं। चित्र 15.15 में दो भाग हैं, ए तथा बी। इसमें अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब दिए गए हैं, जबकि चित्र 15.16 में अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिया गया है। यहां इस पृष्ठ पर सारणी 15.1 दी गई है, जिसमें किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखना है। इस सारणी को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बिंब की दर्पण से दूरी। दूसरा भाग है प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब से छोटा या बड़ा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, उल्टा या सीधा। और आखिर में प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक या आभासी। बिंब की दर्पण से दूरियां दी गई हैं। ये दूरियां हैं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्रियाकलाप को करने के बाद इस सारणी को भरना है। पृष्ठ 192। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए पाया होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब जानने के लिए किया जाता है, जैसा कि चित्र 15.17 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 192 पर चित्र 15.17 दिया गया है।
इस चित्र में दंत चिकित्सक मरीज के दांतों का अवलोकन कर रहे हैं। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप में परावर्तन पृष्ठ की आकृति भी अवतल है, जैसा कि चित्र 15.18 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 192 पर चित्र 15.18 दिया गया है। इसमें टॉर्च का परावर्तक बताया गया है। बूझों ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब जाना। उसने जाना कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। क्रियाकलाप 15.8। क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए, जैसा कि चित्र 15.19 में किया गया है। अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। यहाँ पृष्ठ 192 पर चित्र 15.19 दिया गया है। इसमें उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दिया गया है। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, जैसा कि चित्र 15.20 में दिया गया है। पृष्ठ 193। पृष्ठ 193 पर चित्र 15.20 दिया गया है। इस चित्र में उत्तल दर्पण पार्श्व दर्पण के रूप में दिया गया है। 15.5 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस यानी हैंड लेंस समझे होंगे। ये बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसा कि चित्र 15.21 में दिया गया है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को समझने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। यहां पृष्ठ 193 पर चित्र 15.21 दिया गया है। इसमें एक आवर्धक यानी हैंड लेंस दिया गया है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शियों यानी दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर समझ पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं, जैसा कि चित्र 15.22 भाग ए में दिया गया है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं, जैसा कि 15.22 भाग बी चित्र में दिया गया है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। यहां पृष्ठ 194 पर चित्र 15.22 भाग ए और बी दिए गए हैं। भाग ए में उत्तल लेंस तथा भाग बी में अवतल लेंस दिए गए हैं। यहां एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी में लिखा है, लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को जानना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए लेंसों से खेलें। क्रियाकलाप 15.9 एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए।
चित्र 15.23 में बताए गए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? पृष्ठ 194। यहाँ पृष्ठ 194 पर चित्र 15.23 दिया गया है। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब इस चित्र में दिया गया है। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु समझ में आता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हमने दर्पणों के लिए यह समझा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या ये लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले यानी आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, जैसा कि चित्र 15.24 भाग ए में बताया गया है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित यानी बाहर की ओर मोड़ना करता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, जैसा कि चित्र 15.24 भाग बी में बताया गया है। यहां पृष्ठ 194 पर चित्र 15.24 भाग ए और बी दिए गए हैं। इन दोनों भागों में अभिसारी और अपसारी लेंस दिए गए हैं। आइए जानें। क्रियाकलाप 15.10। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, जैसा कि चित्र 15.25 में किया गया है। यहाँ पृष्ठ 194 पर चित्र 15.25 दिया गया है। इस चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, ए और बी। इस चित्र में विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को दिया गया है। पृष्ठ 195। बूझो कहता है कि इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में जानते हैं। लेंस के दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट यानी तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए, जैसा कि चित्र 15.25 में किया गया है। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो, जैसा कि चित्र 15.26 में दिया गया है? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या ये वास्तविक है या आभासी? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे हैं, जैसा कि चित्र 15.27 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 195 पर चित्र 15.27 दिया गया है। ये चित्र अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब बताता है। 15.6 सूर्य का प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन।
क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष पाया है? आपने ध्यान किया होगा कि ये प्रायः वर्षा के पश्चात सामने आता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी आर्क के रूप में सामने आता है, जैसा कि चित्र 15.28 में दिया गया है। यहां पृष्ठ 195 पर चित्र 15.28 दिया गया है। इस चित्र में इंद्रधनुष का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 195 पर चित्र 15.26 दिया गया है। इस चित्र में उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब दिया गया है। पृष्ठ 196। इंद्रधनुष में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने ये पाया होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन लगते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण मालूम होते हैं, जैसा कि चित्र 15.29 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 196 पर चित्र 15.29 दिया गया है। ये चित्र सूर्य के प्रकाश में रखी एक सीडी का है। पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष को तभी पाते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? आइए जांच करें। क्रियाकलाप 15.11। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश का सफेद कागज की एक शीट अथवा सफेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहां भी पाते हैं, जैसा कि चित्र 15.30 में दिया गया है? यह बताता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। यहां पृष्ठ 196 पर चित्र 15.30 दिया गया है। इसमें प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। ये दिया गया है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आइए प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 15.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। जैसा कि चित्र 15.31 भाग ए में बताए गए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर यानी घूम सके, जैसा कि चित्र 15.31 भाग ए में दिया गया है। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है, जैसा कि चित्र 15.31 भाग बी में दिया गया है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। पहेली कहती है, इसका अर्थ ये है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। पृष्ठ 197। यहां पृष्ठ 197 पर चित्र 15.31 भाग ए और भाग बी दिए गए हैं। भाग ए में 7 वर्णों वाली कोई डिस्क और भाग बी में वही डिस्क तेजी से घुमाने पर श्वेत प्रतीत होती है दिए गए हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है।
उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया है, जैसा कि चित्र 15.32 में बना गया है। जैसा कि चित्र 15.32 में बताया गया है, जब लट्टू घूर्णन करता है तो वो लगभग श्वेत दिखाई देता है। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत मालूम होता है। यहां पृष्ठ 197 पर चित्र 15.32 दिया गया है। 7 वर्णों वाला लट्टू इस चित्र में घूर्णन करता हुआ बताया गया है। प्रमुख शब्द: अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, बिंब, आवर्धक लेंस, पश्च दृश्य दर्पण, प्रिज्म, इंद्रधनुष, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व दर्पण, गोलीय दर्पण, आभासी प्रतिबिंब, अभिसरित, अभिसारी लेंस, अपसरित। अपसारी लेंस। पृष्ठ 198। आपने क्या सीखा? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ये आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति ही मालूम होता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति मालूम होता है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके जानने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। अभ्यास 1। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वो रिक्त स्थान कहलाता है। ख। यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो ये किसी उत्तल रिक्त स्थान द्वारा बना होगा। ग। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण रिक्त स्थान होगा। घ। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह रिक्त स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। च। अवतल रिक्त स्थान द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पृष्ठ 199। 2। यहां दिए गए वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। क। हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ख। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ग। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। घ। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। च। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 3। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्द हैं क। समतल दर्पण
ख उत्तल दर्पण, ग उत्तल लेंस, घ अवतल दर्पण, च अवतल लेंस। कॉलम बी में दिए गए कथन हैं: 1. आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। 2. अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। 3. दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब जानने के लिए उपयोग करते हैं। 4. उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। 5. प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। 6. सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 4. समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। 5. अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। 6. आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। 7. उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। 8. अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। 9. किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? 10. किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? पृष्ठ 200। प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। 11. बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। 1. अवतल लेंस द्वारा। 2. अवतल दर्पण द्वारा। 3. उत्तल दर्पण द्वारा। 4. समतल दर्पण द्वारा। 12. डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में पा रहा था। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 1. 3 मीटर, 2. 5 मीटर, 3. 6 मीटर या 4. 8 मीटर। 13. एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े यानी पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब जानता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो है 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 3 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 8 मीटर प्रति सेकंड। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. दर्पण से खेलिए। कागज की एक पतली शीट, पॉलिथीन या कांच पर स्केच पेन से अपना नाम लिखिए। समतल दर्पण के सामने खड़े होकर शीट पर लिखे अपने नाम को पढ़िए। अब दर्पण में अपने द्वारा लिखे नाम के प्रतिबिंब को जानिए। 2. पानी में जलती मोमबत्ती। जूते का एक खाली डिब्बा लीजिए जो एक ओर से खुला हो। इसमें एक छोटी जलती हुई मोमबत्ती रखिए। पारदर्शक कांच की एक शीट लगभग 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर इस मोमबत्ती के सामने रखिए। जैसा कि पारदर्शक कांच की एक शीट लगभग 25 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर इस मोमबत्ती के सामने रखिए, जैसा कि चित्र 15.33 में दिया गया है। पृष्ठ 201। कांच की शीट के पीछे मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। इस स्थिति पर पानी से भरा एक गिलास रखिए। अपने मित्रों से कांच की शीट के आर पार मोमबत्ती के प्रतिबिंब को समझने के लिए कहिए। आपके मित्रों को यह समझकर आश्चर्य होगा कि मोमबत्ती पानी में जल रही है। कारण की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। यहां पृष्ठ 201 पर चित्र 15.33 दिया गया है। इसमें पानी में जलती हुई मोमबत्ती का यह अभ्यास बताया गया है। 3. इंद्रधनुष बनाइए। स्वयं अपना इंद्रधनुष बनाने का प्रयत्न कीजिए। इस परियोजना को आप प्रातःकाल या सायंकाल कर सकते हैं।
सूर्य की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो जाएगी। बाग में पानी देने के लिए काम आने वाला मोटा पाइप लीजिए। अपने सामने पानी का एक फव्वारा बनाइए। इस फव्वारे में आप इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण जान सकते हैं। 4. किसी विज्ञान केंद्र, विज्ञान पार्क या गांव के मेले में हास्य गैलरी यानी हंसी के गोलगप्पे ढूंढिए। वहां पर आपको कुछ बड़े दर्पण मिलेंगे। इन दर्पणों में आप अपना विकृत तथा हास्यकर प्रतिबिंब पा सकते हैं। यहां उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के प्रकार जानने का प्रयत्न कीजिए। 5. किसी समीपस्थ अस्पताल में जाइए। आप किसी दंत या नेत्र चिकित्सक या नाक, कान व गले के विशेषज्ञ के चिकित्सालय में भी जा सकते हैं। डॉक्टर से उन दर्पणों को बताने की प्रार्थना कीजिए जो कान, नाक, गला, आंख तथा दांत को परखने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या आप इन यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? 6. भूमिका का खेल यानी रोल प्ले। इस खेल को कुछ बच्चों का समूह यानी ग्रुप मिलकर खेल सकता है। एक बच्चे को बिंब की भूमिका करने को दी जाएगी तथा दूसरा बच्चा इस बिंब के प्रतिबिंब की भूमिका करेगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के प्रतिबिंब की भूमिका निभाएगा। बिंब तथा प्रतिबिंब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। बिंब अपने अंगों से कुछ गतियां करेगा, जैसे अपना एक हाथ उठाएगा, एक कान पकड़ेगा आदि। प्रतिबिंब की बिंब के एक्शन के अनुसार जिस प्रकार प्रतिबिंब एक्शन करता है वैसा ही एक्शन करना होगा। बाकी ग्रुप प्रतिबिंब के एक्शनों को समझेगा। यदि प्रतिबिंब सही एक्शन नहीं कर पाता तो वो खेल से बाहर हो जाएगी या हो जाएगा। उसका स्थान दूसरा बच्चा ले लेगा और खेल आगे बढ़ता जाएगा। आप अपने नियम बनाकर उसके अनुसार अंक देने की कोई विधि तय कर सकते हैं। जो ग्रुप सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा वो विजयी घोषित किया जाएगा। क्या आप जानते हैं दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं? कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिया था। जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के साइराक्यूज यानी सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने चित्र 15.34 में बताए अनुसार दर्पणों को लगाया। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। वो चकरा गए और भाग खड़े हुए। ये एक ऐसा उदाहरण है जो ये स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। यहाँ पृष्ठ 202 पर चित्र 15.34 दिया गया है। ये चित्र आर्किमिडीज के दर्पण का वही चित्र है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 15 शीर्षक प्रकाश यहाँ समाप्त हुआ। वाचन